हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। सबसे पहले सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था जिस वजह से वीडियोस थी वो टाइम पर पब्लिश नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से रेगुलर बेसिस पर वीडियो पब्लिश होंगी। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वोल्केनोस, जो कि ज्योग्राफी के अंतर्गत है। जैसे आप लोगों को पता होगा हमारी सीरीज चली आ रही है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो आज ज्योग्राफी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें पढ़ेंगे ज्वालामुखी को। ठीक है, और इसको शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम बात करें ज्वालामुखी की, तो जो भूतल है हमारा पृथ्वी का धरातल, उसके नीचे, जैसा मैंने आप लोगों को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी बताया था कि जो लिथोस्फीयर है उसमें तमाम सारी प्लेटें हैं, छोटे छोटे खंड जो लगातार संचरण करते हैं, और जो अधिक घनत्व वाली प्लेटें हैं वो कम घनत्व वाले प्लेटों के अंदर छेपित हो जाती हैं, और उसके लगातार मेल्ट होने से, जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण से बताऊं, जैसे ये प्लेट है या बात करें हम, ये महासागरीय प्लेट और ये महाद्वीपीय प्लेट, तो इसका घनत्व अधिक होगा और इसका कम। तो ये प्लेट जो है इसके नीचे छेपित हो जाएगी, और ये प्लेट जब ये मेल्ट होगी तो इस प्लेट के मेल्ट होने से यहाँ एक मैग्मा का निर्माण होगा, गर्म तरल पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा। और यही मैग्मा एक गर्म तरल पदार्थ जो है, यदि हम बात करें जिस प्रकार अगर ज्वालामुखी की, तो कुछ इस प्रकार आकृति होती है, शंक्वाकार आकृति होती है। तो ये हमारा भूतल हो गया या धरातल। तो जैसा देखा, ये मैग्मा यहाँ जो लिथोस्फीयर है उसमें प्लेटों के क्षरण के कारण मैग्मा का निर्माण हुआ, और यही मैग्मा जब सतह पर, पृथ्वी की ये सतह है उसमें ये ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से ऊपर आता है, तब इसको लावा कहते हैं। ठीक है, इसको मैग्मा को, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब इसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, बाकी इस मैग्मा में लावा के साथ साथ हम देखें तो जलवाष्प आती है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम, जलवाष्प की ही मात्रा होती है ज्वालामुखी क्रिया में, जो करीब 95% से भी ऊपर रहती है। और इसके साथ साथ भी वेरियस गैसेस होती हैं, तमाम सारी गैस निकलती हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड और तमाम सारी गैसें भी लावा के साथ आती हैं। तो जैसा मैंने बताया, एक बार फिर रिपीट करते हैं, मैग्मा जब धरती या धरातल की सतह के नीचे जो तरल पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं, और ये ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से जब ऊपर आता है तब इसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, अब हम बात करें ज्वालामुखी क्रिया की, तो ज्वालामुखी क्रिया यही क्रिया होती है और ये दो प्रकार से संपन्न होती है। सबसे पहले अगर बात करें ज्वालामुखी क्रिया की, तो पहली होती है अभ्यांतरिक क्रिया। अभ्यांतरिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि मैग्मा जब हम बात करें विखंडन के लिए, जब ऊपर सतह पर उठता है तो इतना विस्फोट नहीं हो पाता है कि ये पृथ्वी की सतह पर आ जाए। और हम बात करें यदि, तो जो चट्टानें हैं पृथ्वी की, उसकी दरारों में या छिद्रों में यह मैग्मा भर जाता है, उसे हम कहते हैं अभ्यांतरिक क्रिया। और इस जब ये मैग्मा इन चट्टानों के छिद्रों में या दरारों में भर जाता है, उसमें तमाम सारी आकृतियां निर्मित होती हैं, जिसकी बात करें, जैसे हम कहें लोपोलिथ, लेकोलिथ, या कहें कैल्कोलिथ या फैकोलिथ, सेल, सीट, डाइक, इस प्रकार की संरचना निर्मित होती हैं। उसको मैं अंत में बढ़िया चित्र के साथ समझाऊंगा। तो ये अभ्यांतरिक क्रिया होती है, और दूसरी क्रिया होती है बाह्य क्रिया। ठीक है, बाह्य क्रिया। अब बाह्य क्रिया में क्या होता है, जो मैग्मा है, मैग्मा भीषण विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पर आता है, जैसा मैंने बताया, लावा, जलवाष्प और तमाम सारी गैसों के रूप में आता है, तो उसे कहते हैं हम बाह्य क्रिया। अब बाह्य क्रिया हम बात करें तो 3 प्रकार की क्रिया होती हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है
तीन प्रकार से होता है, या कहीं हम तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सबसे पहले होता है सक्रिय ज्वालामुखी, या हम बात करें एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है, एक्टिव वोल्केनोस या सक्रिय ज्वालामुखी। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसा ज्वालामुखी जिससे लगातार विस्फोट होते रहते हैं उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें यदि, तो जो इक्वेडोर का कोटोपेक्सी हुआ और इटली का कहें हम स्ट्रोम्बोली हुआ। स्ट्रोम्बोली, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो इटली का स्ट्रोम्बोली है उसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, लाइट हाउस भी कहते हैं भूमध्य सागर का, ठीक है। तो ये कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हुए। और एक पॉइंट और है कि जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, वेरन ज्वालामुखी, जो कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरे क्रम में हम बात करें तो दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनोस, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी क्रिया होती है और वह तुरंत शांत हो जाती है, या हम कहें रुक जाती है, और भविष्य में इससे उद्गार की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे हम बात करें तो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाला नरकोंडम जो वो है द्वीप है, माफ कीजिए ज्वालामुखी है, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। और जो ओजोस डेल सजाडो है, हम बात करें चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पर है, उसे वही प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण भी है। और अंत में हम बात करें तो एक और ज्वालामुखी होता है तीसरा, उसे हम कहते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी क्या होता है, जिससे कभी भूतकाल में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी या ज्वालामुखी आया था, लेकिन भविष्य काल में इसमें उद्गार की संभावना नहीं होती है, या बात करें भविष्य में ज्वालामुखी नहीं आता है, उसे हम शांत या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा हुआ, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हुए ज्वालामुखी के। और हम बात करें अगले क्रम में तो एक और ज्वालामुखी क्रिया होती है, वह होती है हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। अब हॉटस्पॉट ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको भूकंप में भी बताया था कि कुछ स्पेसिफिक पेटी हैं या बेल्ट हैं जिसकी सीमा के अंतर्गत आने वाले जो भूकंप होते हैं उसी के सीमा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार सेम वही पेटी ज्वालामुखी क्रिया में भी बनती है, ठीक है। जैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है भूकंप की तो उसमें देखें। और पेटियों का जैसा मैंने वर्णन बताया कि सबसे बड़ी पेटी है परिप्रशांत पेटी, फिर उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी, फिर तीसरे क्रम में हम बात करें तो अटलांटिक पेटी है। तीन प्रकार की पेटी हैं। सबसे पहले परिप्रशांत पेटी, इसमें सर्वाधिक भूकंप उसी से 63% भूकंप आते हैं और 63% ही ज्वालामुखी आते हैं। तो जैसा मैं कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक पेटी कहें हम, तो इसके सहारे या इसके अंतर्गत आने वाले ज्वालामुखी जो होते हैं वो करीब 90% हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी हम बात करें तो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो इन सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं, कहीं बीच में आते हैं। जैसे कहें तो हैरान करने वाली चीज़ें हैं जो कि इस तरह से घटित होती है, क्योंकि हॉटस्पॉट ज्वालामुखी जो है, जैसे हम बात करें अगर एग्जाम्पल के रूप में, तो जो यूएसए है, यूएसए का क्लायू या मोनालोपा है, मोनालोआ ज्वालामुखी, वो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है। और अगर बात करें तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्लायू है जो हवाई द्वीप में अवस्थित है, वह हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम कहें तो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जो स्पेसिफिक पेटी हैं या निश्चित पेटी हैं उसके अंतर्गत या उसके सहारे नहीं आता है, कहीं बीच में प्लेट के सहारे आ जाता है। जैसे क्लायू जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो कि हवाई द्वीप यूएसए में अवस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखे ज्वालामुखियों के उदाहरण। अब तो ये कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं
जैसे हम बात कर लें अगर इक्वेडोर में, तो कोटोपेक्सी जैसा मैंने बताया सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और उसके बाद चिम्मेराजो, जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगले में ओजोस डेल सलारो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। और अगले में कटमरी, जो कि अलास्का, जो यूएसए का भाग है नॉर्थ अमेरिका में, वह कहाँ पे है, अलास्का में है ज्वालामुखी। और अगले बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का उदाहरण है क्लायू और मोनोलोआ, जो कहाँ पर है, हवाई द्वीप, यूएसए का भाग है, उस पर अवस्थित है यह ज्वालामुखी। कौन सा, मोनालोआ और क्लायू। और अगर बात करें तो आयतन में सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोनालोआ है और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो कौन सा है, क्लायू। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस बनते हैं। और अगले क्रम में बात करें तो फ्यूजियाना, जो कि जापान में स्थित है ज्वालामुखी। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में आते हैं, द्वीप में आते हैं। बैरन द्वीप, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, और दूसरा नरकोंडम, जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो डोरमेट वोल्केनो। और अगले क्रम में बात करें तो इटली पे, तो इटली में स्ट्रोम्बोली और एटना। स्ट्रोम्बोली जैसे मैंने बताया कि इसे प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है भूमध्य सागर का। और अगले क्रम में बात करें तो फिलीपींस में माउंट टाल और माउंट मेरापी, ये 2 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। और यूएसए में सेंट हेलेंस, ये महत्वपूर्ण है, सेंट हेलेंस, होड रेनियर और शास्ता, ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं जो यूएसए में आते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमने विश्व के कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख ज्वालामुखी। और जैसा मैंने बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया में 2 प्रकार से होती है, एक अभ्यंतरिक ज्वालामुखी और दूसरा बाह्य ज्वालामुखी। तो बाह्य ज्वालामुखी हमने विस्तार से पढ़ा। और अगर हम बात करें अभ्यंतरिक ज्वालामुखी में, तो जो आकृतियाँ बनती है, जैसा मैंने बताया, जो मेग्मा है, जब सतह पर आने का प्रयास करता है पृथ्वी की, तो वह इतने विस्फोट से ऊपर नहीं आ पाता है या भीषण विस्फोट नहीं हो पाता है, जिस कारण वो जो दरारें हैं चट्टानों में या हम बात करें छिद्र, तो उनमें बस यात्रा रह जाता है, जिससे क्या होता है कि निम्न प्रकार की या विशिष्ट आकृतियां बनती हैं, जिसे मैंने बताया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो मेग्मा है वो पृथ्वी में कुछ इस प्रकार गुंडाकार आकृति में जब भर जाता है छिद्रों में, तो इस प्रकार कुछ आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं वेकोलिथ। क्या कहते हैं, वेकोलिथ, ठीक है, वेकोलिथ। और दूसरी बात करें अगर हम, तो जो उत्तल, जैसा देख पा रहे हो, उत्तल ढाल बन जाता है जब आकृति, तो उसको हम कहते हैं क्या, लेकोलिथ। लेकोलिथ, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें आप, लेकोलिथ, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जब अवतल ढाल बनता है, आकृति बनती है, तो उसे कहते हैं हम लोपोलिथ। लोपोलिथ, ये समझ तो पा रहे हो, जो अभ्यंतरिक क्रिया हैं, ये अभ्यंतरिक क्रिया, जिस प्रकार चट्टानों में लावा भर जाता है या मेग्मा भर जाता है, तो उस प्रकार आकृतियां निर्मित होती हैं। तो जैसा मैं बताया, इस प्रकार की आकृतियां जब दृष्टिगत होती हैं, उसे विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। यही है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और कुछ और भी हैं, जैसे हम बात कर लें तो इस प्रकार से जब जैसा हम बात करें तो कुछ विशिष्ट प्रकार की आकृतियां बनती हैं, जैसे अपनति और अभिनति। जब चट्टान का ऊपरी भाग उठता है तो उसे कहते हैं हम अपनति, और निचले भाग को हम कहते हैं, निचले भाग को इसको कहते हैं हम अभिनति। जब इनमें मेग्मा भर जाता है तब इसको कहते हैं फेकोलिथ। क्या कहते हैं, फेकोलिथ, फेकोलिथ, ठीक है। ये कुछ विशिष्ट आकृतियां हैं। और अगले क्रम में बात करें हम, तो जब चट्टानों की दीवार, मोटी दीवार के रूप में मेग्मा भर जाता है तो इसको कहते हैं हम डाइक। क्या कहते हैं, डाइक। और जब वो पतली दीवार के रूप में भरता है तो इसको कहते हैं हम सीट, ठीक है। और इस प्रकार जब सतह में जब एक परत के रूप में भर जाता है मेग्मा, तो इसको कहते हैं हम सिल। तो सिल, सीट, डाइक और लेकोलिथ, लोपोलिथ, वेकोलिथ और कैलकोलिथ, तो ये मुख्य आकृतियां बनती हैं अभ्यंतरिक क्रिया के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारा ज्वालामुखी खंड होता है समाप्त। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को दूंगा मैं ग्रुप में,
टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, पैरामाउंट जीएस जोन से नाम है, उसमें आप ऐड हो सकते हो। उसमें लगातार ऑब्जेक्टिव्स इसके डाल दिए जाते हैं, तो उसको आप हल करिए तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये सारा वोल्केनोस का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं हमको कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ इस वीडियो में, तो धन्यवाद।